हेलो नमस्कार। कक्षा 11 में अपना चैप्टर संख्या 6 चल रहा है, जिसमें नेक्स्ट टॉपिक है अपना स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग हमने सबने देखी है, उसकी अभी स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। सबसे पहली बात तो उसके लिए स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, जैसे कि हमने पिछले टॉपिक में बात कर ली, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। तो स्थितिज ऊर्जा जब भी निकालते हैं, यानी कोई भी ऊर्जा निकालते हैं, गतिज ऊर्जा हो चाहे कोई और भी ऊर्जा है, आगे हम पढ़ेंगे जिनके बारे में, तो हमेशा हम क्या निकालते हैं, वहां क्या सोल्व करते हैं, कार्य। क्योंकि हमें पता है कार्य ही ऊर्जा होती है, कार्य ऊर्जा होती है। ठीक है, सिंबल हम उसके लिए कुछ भी यूज कर ले, काइनेटिक एनर्जी के लिए के से लिख देंगे, वो भी कार्य ही है, उसको के लिख दिया। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो भी कार्य ही है, उसको यू लिख दिया। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है वो भी कार्य ही है, लेकिन वो पर्टिकुलर फिक्स हो गया कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध अगर कार्य हो रहा है तो उसको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलेंगे। वैसे स्प्रिंग में जब कार्य होता है तो उसको बोलेंगे स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। अब कार्य होगा कैसे, कार्य के लिए क्या है, बल गुणा ए की बात करी। मैंने शुरू में आपको कही थी, पहली क्लास में हमने इसके अंदर बात की थी कि क्या लेंगे हम, बल गुणा, तो बल गुणा विस्थापनीय कार्य, और वही है ऊर्जा। बस हमें देखना है कि बल कैसे लग रहा है, विस्थापन कैसे हो रहा है, बस, और कुछ अलग से इसके अंदर नहीं है। स्प्रिंग में देखो क्या होता है, जब भी कोई स्प्रिंग हम लेते हैं, उस पर बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन होता है। हम उसके आकार में परिवर्तन करते हैं, उसकी लंबाई को या तो कम करते हैं या ज्यादा करते हैं। ठीक है, उसकी लंबाई को कम करते हैं या ज्यादा करते हैं, दोनों स्थितियों में उसके आकार में परिवर्तन होता है। जब हम उस पर बल लगाते हैं तो उसके अंदर एक प्रत्यानयन बल कार्य करता है। क्या होता है प्रत्यानयन बल, देखो जैसे ही हम बल लगाएंगे, हम मान लो स्प्रिंग को दबा रहे हैं, यहाँ टेबल पे रख दिया और उसको यूं दबा रहे हैं, और जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या होगा, जंप करेगी, उछलेगी, फैलेगी, वापस फैलेगी। तो हमने क्या किया था, हमने इस स्प्रिंग को इस तरह से दबा दिया, जैसे ही छोड़ा तो ये वापस फैलने का कार्य इसने किया। हमने इस पे किधर विस्थापन लगाया था, इसको कम करने के लिए, इसकी लंबाई को, इसकी दूरी को कम करने के लिए हमने बल लगाया था इस पे, इधर इस तरह ऊपर से भी दबा दिया, नीचे से भी दबा दिया, ऐसे बल लगाया। छोड़ा तो देखो किधर लग रहा है, विपरीत बल लग रहा है। तो स्प्रिंग क्या करती है, स्प्रिंग या कोई भी वस्तु हमेशा अपने साम्य अवस्था में रहना चाहती है। जड़त्व का नियम भी हमने पढ़ा ना बल के बारे में। तो जब उस पर बल लगाया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, और वो उस परिवर्तन का विरोध करती है वस्तु, उसी तो जड़त्व कहते हैं, और वापिस उसी स्थिति में आने का प्रयास करती है। तो स्प्रिंग भी यही करता है कि जब उस पर बल लगाया जाता है तो स्प्रिंग में भी आंतरिक बल कार्य करता है, जो वापिस उसको उसी पोजीशन में लाने का कार्य करता है। वो बल हमारे द्वारा लगाए गए बल के विपरीत दिशा में लगता है। अगर हम स्प्रिंग को ऐसे खींचेंगे तो वो वापस सिकुड़ेगा, अगर हम इसी स्प्रिंग को ऐसे खींच दें तो वापस क्या होगा, ये सिकुड़ जाएगा, वापस पास उसी पोजीशन में आने का कोशिश करेगा। दबाएंगे तो भी ये वापस उसी पोजीशन में आने का कोशिश करेगा। ठीक है, तो दोनों स्थितियों में विस्थापन के, हमने जिधर बल लगा रहे हैं उसके विपरीत क्या हो रहा है, बल लग रहा है विपरीत दिशा में, उसे कहते हैं प्रत्यानयन बल, स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल। तो ये भी ध्यान रखें, एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं, प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं प्रत्यानयन बल, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या होता है ये कि जब स्प्रिंग पर बल लगाया जाता है तो स्प्रिंग में आंतरिक बल कार्य करता है जो उस बल के विपरीत दिशा में लगता है, उसको कहते हैं प्रत्यानयन बल। अब जब हम बल लगाते हैं तो हम बल लगा रहे हैं, इसलिए कौन कार्य कर रहे हैं, हम कार्य कर रहे हैं। हमारे द्वारा किया गया कार्य, प्रत्यानयन बल के विपरीत जो कार्य किया जाता है वो कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। कैसे होता है, जैसे मान लो स्प्रिंग है ये इतनी, ठीक है, और हमने इसको खींच के कर दिया इतना, तो हमने क्या किया, हमने इसको विस्थापित कर दिया कितना, x मान लो, d मान लो, कुछ भी मान लो, r मान लो, x विस्थापित कर दिया इसको। आगे बस तो स्प्रिंग क्या कर रही है, इसको, स्प्रिंग को वापस अंदर की ओर खींच रही है, इसको उतना ही वापस लाने का, लेकिन हम उसके विपरीत क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। अपने आप थोड़ी खींची जाती है स्प्रिंग, अपने आप खींची जाती है, हमें क्या करना पड़ता है, जोर लगाना पड़ता है। वो डिपेंड करता है भाई स्प्रिंग कैसी है,
अगर कोई छोटी सी हल्की सी स्प्रिंग होगी तो इजी वे में हमें महसूस नहीं होगा, दबा देंगे। जो बाइक के शॉकर होते हैं, जो कार के शॉकर होते हैं, जो ट्रक के शॉकर होते हैं, वो भी क्या होते हैं, वो भी स्प्रिंग ही होते हैं। उनको दबाएं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा जोर आता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तब वो दबते हैं, वो स्प्रिंग दबते हैं, शॉकर दबते हैं। जिसमें ज्यादा शॉकर होते हैं वही ज्यादा कंफर्टेबल क्यों होती है, उसमें ज्यादा जंप नहीं लगते बॉडी में, आराम से स्मूथली बाइक चलती है, क्योंकि हमारी बॉडी जो वो स्टेबल रहती है। क्योंकि जैसे ही अगर कोई खड्डा आएगा, जंप करेगा, तो वैसे ही वो शॉकर दब जाएगा, वो स्प्रिंग दब जाएगा, उस बल को वो स्प्रिंग मेंटेन कर लेगा, वो बल हमारे तक कम पहुंचेगा। स्कूटी में जो शॉकर होते हैं हल्के होते हैं, इसलिए स्कूटी में क्या होता है, थोड़ा सा भी ब्रेकर आ जाए, छोटा सा भी, तो भी ज्यादा जंप होता है, ज्यादा उछाल लगता है। बाइक में कम होता है, बाइक के शॉकर मजबूत। बाइक में भी जैसे हैवी बाइक में जाते हैं उनके शॉकर और भी अच्छे, डबल शॉकर बाइक आते हैं, तो उनके अंदर भी क्या रहता है, ज्यादा कंफर्टेबिलिटी बढ़ती रहती है। कारण क्या है, वो जो फोर्स लगता है बाहर से उसको मेंटेन कर लेता है वो स्प्रिंग, हम तक वो फोर्स उतना नहीं पहुंचता, कम पहुंचता है, इसलिए हमें कम झटके महसूस होते हैं उसके अंदर। वो तो अलग बात है, अपने यहाँ बात कर रहे हैं इसकी स्थिति जुड़ जाएगी। तो ये किस पे डिपेंड करती है, ये विस्थापन पे डिपेंड करती है। किस पे, विस्थापन पे। और जो प्रत्यानयन बल है वो हमारे द्वारा लगाए गए विस्थापन के विपरीत कार्य करते हैं, विपरीत कार्य करते हैं। अगर हम थोड़ा दबाएंगे स्प्रिंग को तो जंप भी थोड़ा करेगी, अगर हम उसको पूरा दबा के छोड़ेंगे तो वो उछल के छत तक भी लग जाएगी ना। इसका मतलब जो F का मान है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो समानुपाती है हमारे द्वारा उत्पन्न किए गए विस्थापन के। समझ में आ रही है नहीं बात, किसके समानुपाती है, विस्थापन के समानुपाती है। लेकिन इन दोनों की दिशा एक दूसरे की क्या है, विपरीत है। अगर आप विस्थापन इधर लगाओगे तो स्प्रिंग ऐसे जंप करेगी, इधर लगाओगे तो स्प्रिंग में वाइब्रेशन नजदीक की तरफ होगी। तो दोनों स्थितियों में किधर लग रहा है, विपरीत दिशा को हम किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो F बराबर क्या हो गया, -x, F समानुपाती -x, और F बराबर लेते हैं यहाँ -kx। क्या लेते हैं, k यहाँ एक नियतांक है जिसे स्प्रिंग बल नियतांक कहते हैं, स्प्रिंग नियतांक कहते हैं। और ये स्प्रिंग के पदार्थ पे डिपेंड करता है, क्योंकि एक तो आपने लोहे का पतला स्प्रिंग ले लिया, एक स्टील का स्प्रिंग ले लिया, एक किसी और धातु का स्प्रिंग ले लिया, तो सब में क्या होगा, सब में परिवर्तन समान होगा क्या, सब में परिवर्तन अलग अलग होगा, क्योंकि वो डिपेंड करेगा के पर। आगे बात समझे। तो ये कौन सा बल है, स्प्रिंग में लगने वाला बल। एक क्वेश्चन आ गया अब यहाँ से कि स्प्रिंग में लगने वाले बल का मान लिखो, तो बराबर -kx, जहां दो बातें हैं, k स्प्रिंग बल नियतांक, दूसरा x स्प्रिंग में उत्पन्न विस्थापन। क्या है, स्प्रिंग में उत्पन्न विस्थापन, ठीक है। अब हम इसके लिए अभी तो क्या निकाला हमने, क्या निकाला, F क्या है, बल। हमें क्या निकालना है, ऊर्जा क्या होती है, कार्य, और कार्य क्या होता है, कार्य क्या होता है, बल गुणा। तो अभी तो निकला बल, अब इसको गुणा कर देंगे विस्थापन से, तो क्या आ जाएगा, कार्य आ जाएगा। उस कार्य को हम नाम दे देंगे स्प्रिंग की स्थितिज। तो सब में काम एक ही करना है, कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ भी नहीं है, 2.5 मिनट की है कैलकुलेशन, टोटल 2.5 मिनट के लगेंगे गिन के। लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यूज क्या है, कहाँ से आ रही है, कैसे ली गई है, इनका मतलब क्या है, इसका सिंबल्स क्यों ऐसे ही क्यों यूज किए गए, ये सारी चीजें हमें पता हो तो फिर हम इन सबको एक दूसरे से रिलेट कर देंगे और हमारे जो टॉपिक है वो इजी हो जाएंगे, समझना भी इजी हो जाएगा, इनको अप्लाई करना भी इजी हो जाएगा, इनको याद करना भी इजी, सब चीजें इजी हो जाएगी। फिर यूँ नहीं लगेगा भाई बहुत अपने को ये भी रट्टा मार रहे हैं वो भी रट्टा मार, कुछ रटने की जरूरत नहीं है। जब जैसे अब ये चीज समझ में आ गई स्प्रिंग में क्या होता है, समझ में आगे तो लिख भी तो सकते हैं। क्या करेंगे अपने भाई, आधी लाइन ऊपर नीचे कोई जो किताबी भाषा वो नहीं लिखेंगे, हम हमारी भाषा लिख देंगे थोड़ी सी उसके अंदर, तो हम लिखेंगे वो भी तो सही लिखेंगे। हम क्या लिखेंगे कि जब स्प्रिंग पर बल लगाया जाता है तो उसमें विस्थापन उत्पन्न होता है और स्प्रिंग द्वारा उस विस्थापन के विपरीत बल आरोपित किया जाता है। वहां कार्यरत प्रत्यानयन बल का मान स्प्रिंग में उत्पन्न विस्थापन के समानुपाती होता है।
लेकिन विपरीत दिशा में होगा, इसीलिए क्या आया F समानुपाती -x, F बराबर -kx। आगे बात समझ में? अब अपने क्या करेंगे, अब अपने कह रहे हैं कि विस्थापन कैसे उत्पन्न हो रहा है इसके अंदर, बल गुणा विस्थापन कैसे लेंगे। हम इसमें समाकलन विधि का यूज करने वाले हैं अभी। इसके लिए मान लेते हैं कि ये कोई स्प्रिंग है, ठीक है, इसको पॉइंट ए तक कसा गया है। अब इसी स्प्रिंग पर क्या करते हैं, कोई बल लगा देते हैं और बल लगा के इसको इधर ले गए, क्लियर। तो इसमें इतना उत्पन्न विस्थापन हो गया, क्या हो गया, x, ठीक है। हमने इसमें विस्थापन उत्पन्न कर दिया इधर बल लगा के। अब प्रत्यानयन बल लगेगा, स्प्रिंग का प्रत्यानयन बल वो किसके समानुपाती होगा, अगर हमने ज्यादा खींचा है तो स्प्रिंग भी ज्यादा अंदर से बल लगाएगा, हमने थोड़ा बल लगाया है तो स्प्रिंग भी अपना थोड़ा बल लगाएगा, क्लियर। तो F जो होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, x के। लेकिन हमें ये भी देखना है कि ये दोनों प्रक्रिया विपरीत दिशा में हो रही है, जो प्रत्यानयन बल है वो इस दिशा में लगेगा। तो शॉर्ट में जैसा मैंने बता दिया है लिखना, तो हम कैसे लिखेंगे कि जब किसी स्प्रिंग पर बल आरोपित किया जाता है, उसमें विस्थापन उत्पन्न किया जाता है, तो स्प्रिंग पर प्रत्यानयन बल कार्य करता है जो विस्थापन के विपरीत दिशा में होता है तथा विस्थापन के समानुपाती होता है। ये बात हमें इसके अंदर 2 लाइनों में लिखनी है और कुछ नहीं लिखना। तो यहाँ F बराबर आ गया, अब क्या आ गया, -kx। ये तो आ गया स्प्रिंग बल, ध्यान रखें स्प्रिंग बल। अगर बात करें तो क्या होगा, F समानुपाती -x, F बराबर -kx, क्लियर। यहाँ 2 बातें हैं, यहाँ x क्या है, विस्थापन है, पूरा लिखे तो स्प्रिंग में उत्पन्न विस्थापन है, और k क्या है, यहाँ प्रत्यानयन बल नियतांक या स्प्रिंग बल नियतांक कहते हैं इसको, स्प्रिंग बल नियतांक स्प्रिंग के लिए लिया गया है, और बल जब ले रहे हैं उसके लिए लिया गया है, इसलिए इसको बोल देते हैं इसी के आधार पे स्प्रिंग बल नियतांक। अगला समझ में, समीकरण नंबर 1 हमने इसको दे दिया है। अब ये हमारा अभी तो एक काम हो गया, अगर कहते हैं ये भी पूछ लिया जाए स्प्रिंग बल को परिभाषित करो तो हो गया ये। दूसरी बात है अभी हमें निकालना है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा, तो उसके लिए क्या करें। अब देखो ये पूरा जो कार्य हुआ है वो तो इतना विस्थापन करने में हुआ है, हम इसको थोड़ा विस्थापित अगर इतना करते, थोड़ा ही करते विस्थापित, अगर इतना ही करते तो कार्य भी उसी हिसाब से होता। तो जब ऐसी स्थिति होती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि मिनिमम टू मैक्सिमम कितना विस्थापन किया है, न्यूनतम से न्यूनतम करते तो हम विस्थापन नहीं करते तो 0 होता है x का मान। यहाँ शुरू किया हमने विस्थापन, तो यहाँ x का मान कितना है, 0। तो यहाँ तक लेके गए हम, यहाँ x बराबर क्या हो गया, x पूरा हो गया ना। तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, समाकलन विधि का यूज करते हैं, जिसका हमने बहुत अच्छे से पहले कर चुके हैं ना। तो उसमें क्या करते हैं, स्मॉल डिस्टेंस के लिए वैल्यू लेते हैं पहले, कि अगर थोड़ा काम हो तो कैसे होगा, कुल होगा तो क्या करेंगे, लिमिट लगा देंगे और समाकलन कर देंगे। समाकलन सूत्र हमें पता है ना, कोई नया सूत्र होगा तो हम उसको यूज कर लेंगे, तो वो आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेशन की जो फॉर्मूले ज्यादा यूज नहीं होते, 2-4 यूज होते हैं, तो वो आपको याद रखना है। जैसे अभी तक हमने एक ही यूज किया, x की पावर n का समाकलन, x की पावर n+1 अपॉन n+1 की पावर जितनी है उसमें एक ऐड कर दो, डिवाइड में भी वही वैल्यू आएगी। वही एक फॉर्मूला हमने सारी गति की समीकरणों में वो यूज किया था, यहाँ पर भी वो यूज होने वाला है। तो यदि ये कहें कि यदि स्प्रिंग को dx विस्थापित किया जाए तो किया गया कार्य dw हो, तो क्यों लिया है, क्योंकि पूरा ज्ञात करना है। थोड़ा सा ले ले पहले, थोड़ा ज्ञात करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, थोड़ा कार्य, पूरा करेंगे तो उसके लिए पूरा कार्य। थोड़ी वैल्यू किससे लिखते हैं, d से स्मॉल चेंज को, तो dx के लिए थोड़ा विस्थापित किया तो कार्य भी थोड़ा होगा। तो इसके लिए dw लिख दिया हमने, जो क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, F गुणा बल तो इतना ही लग रहा है फिक्स है ये, तो बल विस्थापन कितना है, थोड़ा है तो थोड़ा कार्य, पूरा होगा तो पूरा कार्य, क्लियर। अब हमने कहां से कहां तक शुरू किया था, यहां से शुरू किया था। जब स्प्रिंग अपने संपूर्ण आकार में है तो विस्थापन बिल्कुल भी नहीं है, विस्थापन 0 है।
लिमिट भी याद रखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो हर चीज में लिमिट अपने को देखते ही पता चल जाएगी। यहाँ से शुरू किया तो लिमिट यहाँ से शुरू हुई, कहाँ तक जाती है, जहां तक लेकर जाते हैं लास्ट वैल्यू तक। कहाँ तक लेके जा रहे हैं, x तक लेके जा रहे हैं। तो शुरू कहाँ से हुई, 0 से, कहाँ तक जाएगी, x तक। किसकी लिमिट लेनी है, जिसके सापेक्ष समाकलन होगा, जिसमें परिवर्तन हो रहा है। किस में हो रहा है परिवर्तन, x में। तो समाकलन किसके रिस्पेक्ट में होगा, x के रिस्पेक्ट में। स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, जाएगा कहाँ तक, x तक। तो 0 से x तक समाकलन करने पर कुल कार्य आ जाएगा। ठीक है, x बराबर 0 से x बराबर x तक समाकलन करने पर कुल कार्य। तो कुल कार्य कैसे निकालेंगे, कुल कार्य तो क्या होता है, w हो गया कुल कार्य। तो dw का समाकलन करेंगे dw, ठीक है। इधर समाकलन कर देंगे f dx, 0 से f का मान है ना, क्या है, माइनस के एक्स। तो माइनस के एक्स dx, 0 से x, माइनस के को बाहर रख लो, 0 से x, क्योंकि समाकलन जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसी का करेंगे। कोई भी कांस्टेंट है उसका समाकलन में कोई योगदान नहीं है, उसको अंदर लिख लो तो भी वही बात है। जैसे संख्या है गुणा में 2 है, 2 कांस्टेंट है ना, वैसे के भी कांस्टेंट है, तो उसको अंदर लिख लो चाहे बाहर लिख लो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज रहेगा। समाकलन किसका करना है, x का। x की पावर कितनी है, a। कितनी है यार x की पावर, तो कोई पावर नहीं लिखे, इसका मतलब क्या है, पावर 1 है। ठीक है, तो सूत्र कौन सा लगेगा, a की सूत्र है। अभी तक कोई नया फॉर्मूला हमने यूज नहीं किया है। x की पावर n लिखा हो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। आप कोशिश करें जितनी बार भी कोई फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एक्स्ट्रा, उसको ब्रैकेट में लिख दें। एक बार में याद नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, जब हम 10 बार यूज कर लेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया, 2, और भाग में भी 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो गया। माइनस के, इसका समाकलन आया एक्स स्क्वायर बटे 2, और 0 से समझ आ गया ना, ये x की पावर कितनी है, यहाँ क्या लिखा है 1, तो यहाँ रखेंगे 1, x की पावर 1 प्लस 1, भाग में भी 1 प्लस 1 कितना हो गया, x की पावर 2 बटे 2। कहीं दिक्कत रहे तो करके देख लो, सबसे सही तरीका है। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे सब याद हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, लिमिट रखते हैं। अब लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो अपर लिमिट रखेंगे 1/2 को तो किसकी जगह रखते हैं, जिसके सापेक्ष किया है समाकलन, 1/2 है, इसको तो बाहर निकाल लो, -1/2 k। ऐसा कैसा, x की जगह x रखेंगे तो x स्क्वायर, माइनस x की जगह 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर 0, क्या बचा x स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई, w बराबर आ गया -1/2 k x स्क्वायर। ये क्या हो रही है, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा। माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है कि जो बल लगाया गया है, जो स्प्रिंग द्वारा लगाया गया बल है, वो हमारे द्वारा आरोपित विस्थापन के विपरीत होता है। ठीक है, ये माइनस बता रहा है इसके अंदर। अब इसी को स्थितिज ऊर्जा, तो इसको क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा यू से लिखते हैं जनरली, तो इसको लिखते हैं यू। एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि कार्य ही ऊर्जा होती है, इसीलिए ये वैल्यू आ गई ऊर्जा। किसकी ऊर्जा, स्प्रिंग की ऊर्जा। तो अगर हमें स्प्रिंग की ऊर्जा निकालनी हो, स्प्रिंग बल पूछा जाए तो ये बता सकते हैं, स्प्रिंग की ऊर्जा पूछ जाए तो ये बता सकते हैं। आगे ना समझ में, सोल्व करना, कंप्लीट सोल्व करना हो तो देखो 3 ही लाइनों की कैलकुलेशन है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप इसे समझने में स्प्रिंग में होता है क्या, और जनरली सारी बातें ऐसी है जो हम डेली देखते हैं और हमें पता है सारी बातें, हमें उसको केवल थोड़ा सा उसमें साइंस लगा के, साइंस की लैंग्वेज में हमें उसे समझना होता है और साइंस की लैंग्वेज में उसे लिखना होता है, वो कुछ नहीं करना है। ठीक है, एज इट इज इसको कर सकते हैं। अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की। तो न्यूमेरिकल्स अगर पूछे जाए सिंपल, जैसे एक मैंने कहा था एक न्यूमेरिकल कि कोई परिवर्तन दिया गया है तो वो कैसा भी हर फॉर्मूले में अप्लाई होगा। वो अगर ये कह दिया जाए किसी स्प्रिंग में अगर सामान्य विस्थापन से दुगुना किया जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अब आपको पता चल गया स्प्रिंग है तो स्प्रिंग की ऊर्जा लगेगी। सभी का नंबर 1 दे देंगे इसको। अब क्या कहा गया है, उसमें विस्थापन को दुगुना कर दिया जाए तो x की जगह कितना करते हैं, 2x का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, बाकी वही की वही वैल्यू आ गई। तो किससे गुणा हो गया, 4 से गुणा। तो जब ऐसी प्रैक्टिस कर लेंगे तो अपने आप देखते ही पता चल जाएगा क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा का मान किस पे निर्भर करता है,
किस पे निर्भर करता है? विस्थापन के वर्ग पे निर्भर करता है। विस्थापन की पावर 2 पे निर्भर कर रहा है स्थितिज ऊर्जा का IU का मान। ठीक है, न्यूमेरिकल पूछे जाए तो आपको k का मान दिया जा सकता है, x का मान दिया जा सकता है। ठीक है, स्प्रिंग बल नियतांक 0.5 है और उसको 10 सेंटीमीटर विस्थापित किया जाता है, तो ऊर्जा कितनी होगी? तो आप इसका मान रख दो, इसका मान रख दो, गुणा कर लो। कैलकुलेशन में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, सिंपल रहती है, लेकिन आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके लिए नहीं पता है तो कंसेप्ट पता हो, आप निकाल लो फॉर्मूला, 2 मिनट लगेंगे। ठीक है, इसको कर लें, बाकी फिर हम बाद में करेंगे नेक्स्ट क्लास में।